हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 10 शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का। आपको याद होगा लेक्चर 9 में मैंने कन्फॉर्मर्स पढ़ाया और वो भी आधा पढ़ाया था। हम लोग कन्फॉर्मर्स के एग्जांपल देख रहे थे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के एग्जांपल देख रहे थे और मैंने ना ईथेन और प्रोपेन का कन्फॉर्मर्स बनाया था। तो तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं लेक्चर 10 तीसरा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3 है ना। मैं प्लॉट करने जा रहा हूं है ना। मैं क्वेश्चन की तरह ही दे देता हूं, draw all conformational isomers, draw all conformational isomers of N-butane about C2C3। ठीक है, तो C2 और C3 के बीच में, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में सारे कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करने हैं मुझे। ठीक है, N ब्यूटेन होता कैसे है, CH3 CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, C1 है, ये C1 है। ठीक है, तो C1 के अबाउट नहीं प्लॉट करना, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ठीक है, C2 और C3 है। अब C2 और C3 है और इसके अबाउट जो है ना, हमें चीजें इनके कन्फॉर्मर्स प्लॉट करने हैं C2 और C3 के अबाउट। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं क्या। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, C ऐसा दिखेगा, CH3 है ना, H और H, दो H हो जाएंगे। ठीक है ना, HH CH3 H ऐसा हो जाएगा। अब क्या, अगर मैं इसको इधर से देखता हूं, ठीक है, इफ आई सी इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, अगर मैं इसको इधर से देखता हूं तो कैसा दिखेगा, पहला कार्बन CH3HH, इसका कन्फॉर्मर कैसा दिखेगा, ऐसा आ जाएगा, CH3HH और इसके पीछे भी, इस CH3 के ठीक पीछे ये CH3 है। ठीक है ना, CH3 के ठीक पीछे ये CH3 है। एक काम करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि ये सारे H और H है। ठीक है ना, ये मैं मान के चलता हूं कि ये सारे H है और दो इसमें CH3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक CH3 मैंने यहां ऐड कर दिया, मान लीजिए ये CH3 है। ठीक है, और एक CH3 मैं यहां ऐड कर देता हूं। ठीक है, एक CH3 मैं यहां ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कुछ, है ना, ये CH3 ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी CH3 के पीछे CH3 दिखेगा, H के पीछे H दिखेगा, H के पीछे H दिखेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं यहां पे ये बना रहा हूं, CH3 H ये बना है। 60 डिग्री जाइए, प्लस 60 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले कार्बन को रोटेट नहीं होने दे रहा हूं। ठीक है, पहला वाला कार्बन ऐसे ही रहेगा, CH3H। ठीक है, और ये जो पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, ये CH3, ये जो पीछे वाले कार्बन है, इसको मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करता हूं पीछे वाले कार्बन को, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी चीजें ऐसे दिखेंगे, ये हरा वाला और ये ऐसे, ये CH3 ये वाला और यहां से एक CH3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये CH3 60 डिग्री घुमा दीजिए, ऐसा आ जाएगा, दिस इज लाइक CH3H। ठीक है, ये 0 डिग्री पे ऐसा दिखेगा, 60 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे ये ऐसा दिखेगा। फिर आप फर्दर इसे 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, प्लस 60 डिग्री घुमाएंगे तो कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, CH3HH CH3HH रहेगा, और ये जो है पीछे वाला, ये CH3 इसके पीछे आ जाएगा, दिस इज लाइक, ये CH3 आ जाएगा, ये H इसके पीछे आ जाएगा, तो H और ये H हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगेन आप ये ऐसा 120 डिग्री पे होगा, फिर आप इसको फर्दर 60 डिग्री घुमाइए। ठीक है, 60 डिग्री घुमाइए तो फिर ऐसा हो जाएगा, CH3HH और ये CH3 इसके नीचे आ जाएगा, यहां पे CH3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जा रहा है कि ये ऐसे है, अब ये पीछे वाला घूमते ऐसे आ जा रहा है नीचे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हिसाब किताब, ये जो ग्रीन वाला है वो CH3 है,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये CH3 ये है, ये H ये है, ये H ये है, ये CH3 नीचे वाला, और यहां आई मैं H बनाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां जो है दो H बन जाएंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, दिस इज H। ये आएगा 180 डिग्री पे। अगर आप फर्दर इसको 60 डिग्री और ड्रॉ करेंगे तो ये CH3 यहां आ जाएगा और वो यही केस हो जाएगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर 60 डिग्री ले जाते हैं तो क्या होगा, CH3 H H, ठीक है, ये CH3 इसके पीछे लग जाएगा, CH3, ठीक है, ये CH3 इधर, ये H इसके पीछे, H, ये H, ये और ये सेम है, ऐसे समझिए। CH3 के पीछे H, H के पीछे CH3, H के पीछे H, CH3 के पीछे H, H के पीछे CH3, H के पीछे H, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। तो 60 डिग्री और बढ़ाने पर आप आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि पीछे चले जाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री जाने पर ऐसा दिखेगा, यानी 240 डिग्री पे ये ऐसा दिखने लगेगा। तो इसको मैं अलग से नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा ही हो जाएगा, और फिर फर्दर 60 डिग्री ले जाने पर इसका एंगल 300 डिग्री हो जाएगा और कुछ यही फॉर्म आएगा, और फिर फर्दर और 60 डिग्री ले जाने पर, ठीक है ना, ये फॉर्म ऐसा आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाए। ठीक है, 360 डिग्री आ जाए। अब ध्यान दीजिए इस बात पे कि यहां पर इस फॉर्म को फुल्ली इक्लिप्स्ड कहते हैं, क्योंकि CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, H के पीछे H है, तो इसको हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड कहते हैं। इसको मैं है ना फुल्ली इक्लिप्स्ड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। CH3 तो जहां जैसा CH3 को CH3 ने ढका है, H को H ने ढका है, H को H ने ढका है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अगर CH3 ने H को ढका है, H ने CH3 ढका, तो इक्लिप्स्ड तो है पर पूरा नहीं है। इसको हम लोग पार्शियली इक्लिप्स्ड कहते हैं, पार्शियली इक्लिप्स्ड कहा जाता है। इसको कहते हैं जहां ठीक CH3 के सामने CH3, H के सामने H, H के सामने H, इसको कहते हैं एंटी स्टैगर्ड, कॉल्ड एंटी स्टैगर्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये फॉर्म जो होता तो स्टैगर्ड की तरह है, लेकिन जो जैसा है उसके सामने वैसी चीजें नहीं होती है, है ना। CH3 के सामने CH3 नहीं है, इसको हम लोग है ना गॉश कहते हैं, गॉश फॉर्म। ठीक है, गॉश फॉर्म। अब पहला शुरुआत करिए टॉरिशनल स्ट्रेन से। यहां पर टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, यहां टॉरिशनल स्ट्रेन मिनिमम है, यहां टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, और यहां टॉरिशनल स्ट्रेन मिनिमम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ टॉरिशनल स्ट्रेन देखूं, टॉरिशनल स्ट्रेन, तो टॉरिशनल स्ट्रेन यहां पे मैक्सिमम है, यहां टॉरिशनल स्ट्रेन मिनिमम है, मिनिमम है, यहां टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, और यहां टॉरिशनल स्ट्रेन मिनिमम है। ठीक है, टॉरिशनल स्ट्रेन मिनिमम है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम कर दिया। यानी इसके आधार पर अगर क्लासिफाई करेंगे, सिर्फ टॉरिशनल स्ट्रेन के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे, सिर्फ टॉरिशनल स्ट्रेन देखेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि गॉश और एंटी स्टैगर्ड में मिनिमम स्ट्रेन है, इसलिए ये मैक्सिमम स्टेबल होंगे। ठीक है, यानी गॉश और एंटी स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल देन है ना फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स्ड में भी मैक्सिमम स्ट्रेन है और है ना पार्शियली इक्लिप्स्ड में भी मैक्सिमम टॉरिशनल स्ट्रेन है। तो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, है ना, मैं कह सकता हूं टॉरिशनल स्ट्रेन के आधार पे कहा जा सकता है गॉश और एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना, इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड से, इक्लिप्स्ड। ठीक है, अब अगर आप इसमें वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी कंसीडर करें, यहां पे वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है क्योंकि बल्कि ग्रुप बहुत पास है। ठीक है, तो वॉन्डरवॉल स्ट्रेन मैक्सिमम, यहां वॉन्डरवॉल स्ट्रेन थोड़ा सा घट गया है क्योंकि बल्कि ग्रुप दूर हो गए हैं, तो वॉन्डरवॉल स्ट्रेन नेक्स्ट टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम थोड़ा सा कम। ठीक है,
और ये और दूर हो गए बल्कि ग्रुप, ठीक है, और यहां पर सबसे दूर है बल्कि ग्रुप। यहां पर मैं कह सकता हूं कि वॉन्डरवॉल स्ट्रेन जो है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन मिनिमम है, मिनिमम है। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि वॉन्डरवॉल स्ट्रेन जो है ना, वो है ना स्लाइटली मोर देन मिनिमम है, मोर देन मिनिमम। तो बहुत क्लियर है कि अगर मैं गॉश और एंटी स्टैगर्ड को कंपेयर करूं तो गॉश में वॉन्डरवॉल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, जबकि एंटी स्टैगर्ड में वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी मिनिमम है। यानी एंटी स्टैगर्ड में चूंकि स्ट्रेन मिनिमम है गॉश के रेस्पेक्ट में, इसलिए एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं फाइनल स्टेबिलिटी बताऊं तो एंटी स्टैगर्ड गॉश से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फाइनल सीक्वेंस लिखते हैं स्टेबिलिटी का। अगर मैं फाइनल सीक्वेंस लिखूं स्टेबिलिटी का, तो गॉश और एंटी स्टैगर्ड में मैं स्टेबिलिटी का सीक्वेंस लिखना चाहता हूं। गॉश और एंटी स्टैगर्ड में सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड स्टेबल होगा, फिर गॉश आ जाएगा, ठीक है। अब बात बचती है पार्शली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड में। फुल्ली इक्लिप्स्ड में भी टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, पार्शली इक्लिप्स्ड में भी टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम है। यानी टॉरिशनल स्ट्रेन के आधार पर आप फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शली इक्लिप्स्ड में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज क्या है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन यहां पर मैक्सिमम है, यहां पे वॉन्डरवॉल स्ट्रेन स्लाइटली मोर देन मिनिमम है। यानी मैं कह सकता हूं कि पार्शली इक्लिप्स्ड में वॉन्डरवॉल स्ट्रेन बहुत कम है, और बहुत कम होने की वजह से यह ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे एंटी स्टैगर्ड गॉश, इसके बाद क्या आ जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर इसके बाद आ जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये स्टेबिलिटी अच्छी होगा। यानी अगर आप एनर्जी की एनर्जी, ये तो सीक्वेंस आ गया आपका, ठीक है, कि ये सीक्वेंस है स्टेबिलिटी का। अगर आप एनर्जी का सीक्वेंस लेंगे तो एनर्जी का जो सीक्वेंस आना चाहिए वो ठीक इसका ऑपोजिट होगा। यानी फुल्ली इक्लिप्स्ड की एनर्जी, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड की उससे कम, फिर गॉश की आ जाएगी, और सबसे कम एनर्जी जो है वो एंटी स्टैगर्ड की होगी, ठीक है। एंटी स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये हिसाब किताब है आपका स्टेबिलिटी का इन कन्फॉर्मर्स में। तो आपने देखा, मैंने यहाँ न्यूटन के 4 कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, गॉश और एंटी स्टैगर्ड। और ये चार तरह के कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ईथेन और प्रोपेन देखा था, उसमें सिर्फ 2 कन्फॉर्मर्स होते थे, पर ये पहला केस है जहां हमें 4 कन्फॉर्मर्स मिले हैं। आइए इनकी एनर्जी का, है ना, ग्राफ देखते हैं कि इनकी एनर्जी, है ना, एंगल ऑफ रोटेशन के हिसाब से कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी बताऊं का ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा आना चाहिए, क्या ये एनर्जी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये ग्राफ है, यहां 4 तरह की एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहां पे फुल्ली इक्लिप्स की होगी, फिर उससे कम पार्शियली इक्लिप्स, फिर उससे कम गॉश, और सबसे कम एंटी स्टैगर्ड की होगी एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहां पे 4 हम लोग वो बना लेते हैं। एनर्जी ऑफ फुल्ली इक्लिप्स्ड, एनर्जी ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड, एनर्जी ऑफ क्या, गॉश, और एनर्जी ऑफ क्या, एंटी स्टैगर्ड, ठीक है। ये मैंने अलग अलग एनर्जीज के ये लेवल्स बना लिए, ये लेवल्स हैं अलग अलग एनर्जी के। एंगल्स की बात करिए, ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 180 डिग्री, दिस इज लाइक 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं। आपने देखा है कि 0 डिग्री पर फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है, ग्राफ कैसा आ जाएगा, 0 डिग्री पे फुल्ली इक्लिप्स्ड है, 0 डिग्री पे फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फिर
60 डिग्री पे आप देख सकते हैं गॉश है, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड है, फिर एंटी स्टैगर्ड है, यानी 60 डिग्री पे गॉश हो जाएगा, ये गॉश 60 डिग्री पे एनर्जी यहां आ जाएगी गॉश, फिर 120 डिग्री पे हो जाएगा पार्शली इक्लिप्स्ड, फिर 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड, फिर 180 डिग्री के बाद 240 डिग्री पे पार्शली इक्लिप्स्ड और फिर 300 डिग्री पे हो जाएगा गॉश और फिर 360 डिग्री पे हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा चला आएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है एनर्जी का ग्राफ है, ये जैसे जैसे एंगल 0 से 60 आता है एनर्जी घटती है, फिर 60 से 120 में एनर्जी बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर 180 पे आकर है ना ये मिनिमम हो जाती है, सबसे मिनिमम ये होती है, ठीक है। अच्छा यही नहीं है, ये चीज आगे भी ये चीज आगे भी ऐसे ऐसे फिर फर्दर अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा, ठीक है, फर्दर रिपीट अपने आप को फर्दर ये रिपीट करेगा और सेम ग्राफ ऐसे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा। इस चीज को लोकल मिनिमम कहते हैं, लोकल मिनिमा कहा जाता है, लोकल मिनिमा, ठीक है। इस चीज को भी हम लोकल मिनिमा कहते हैं, लोकल मिनिमा, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये भी लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, दिस इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहां आता है, अगर ये ग्राफ है ना फर्दर जाता है ना, फर्दर ये आगे जाता ग्राफ ऐसे, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाता है। तो इन वर्ड्स को भी जानना जरूरी है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, है ना, मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो बहुत ही साफ साफ मैंने बातचीत की है यहाँ पे, है ना, मैंने बताया आपको कि जो कन्फॉर्मर्स हैं ब्यूटेन के वो 4 तरह के हो सकते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड, गॉश, पार्शली इक्लिप्स्ड, एंटी स्टैगर्ड। इनकी स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस है, एनर्जी का ये सीक्वेंस है, और इनकी एनर्जी जो है ना इसके साथ वेरी करती है, क्या इनकी एनर्जी जो एंगल के साथ वेरी करती है वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। अब अगला एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल देखना है हम लोगों को, लगभग हम लोगों की पढ़ाई कन्फॉर्मर्स की तो यहां पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि इथिलीन ग्लाइकॉल के कैसे कन्फॉर्मर्स होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी का क्या सीक्वेंस होता है। तो आइए अगला एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकॉल। अब अगर कोई ये कहता है कि इथिलीन ग्लाइकॉल के आप सारे कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करिए और उनको स्टेबिलिटी के आधार पे अरेंज करिए, तो आप कर सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल कैसा है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, H है ना, HCOH H यहां से शुरुआत की जा सकती है। और अगर आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल के क्या कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये नियरर एटम है, OH हो जाएगा, यहां पे मैंने सिखाया आपको, OH H ऐसे हो जाएगा, ठीक है, OH H और साथ में पीछे भी इसके ऐसे ही आ जाएगा, OH H, ठीक है। अब क्या 60 डिग्री मूव करते हैं इसको, है ना, OH H और यहां पर ये आ जाएगा OH H, ये 60 डिग्री पे आ जाएगा, प्लस 60 डिग्री, है ना। आपको पता भी है इस फॉर्म को हम लोग, है ना, फुल्ली इक्लिप्स्ड कहते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और इसको कहते हैं गॉश फॉर्म, ठीक है, दिस कॉल्ड गॉश फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और फिर 60 डिग्री आप और फर्दर मूव करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, OH यहां OH आ जाएगा, H। इस चीज को हम लोग कहते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है, इट्स कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और फिर ये 60 डिग्री फर्दर चला जाएगा, अगर 60 डिग्री, ठीक है, तो ये यहां पे आ जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, OH H, इसके बाद ये OH यहां ले आइए, ठीक है, OH
ऐसे आ गया, दिस इज कॉल्ड, है ना, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। अगर ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म जो है ना, ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, फिर आप फर्दर 60 डिग्री इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा, ठीक है, फिर फर्दर 60 डिग्री लाएंगे तो ये बनेगा, और फिर फर्दर 60 डिग्री लाएंगे तो ये बनेगा। अब होता क्या है कि अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करिए तो हम लोगों को, आपको याद है होगा कि पिछले केस में हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी का क्या सीक्वेंस होता है। हम लोगों ने, है ना, स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस देखा था वो था कि सबसे स्टेबल जो है एंटी स्टैगर्ड होते हैं, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड सबसे स्टेबल होंगे। फिर एंटी स्टैगर्ड के बाद आता है नंबर गॉश का, ठीक है, गॉश का, और फिर आएगा किसका, पार्शियली इक्लिप्स्ड का, पार्शियली इक्लिप्स्ड, और लास्टली सबसे कम स्टेबल जो हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, इक्लिप्स्ड। लेकिन अगर आप बात करिए क्या, है ना, ये सीक्वेंस एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ये सीक्वेंस एक्सपेक्टेड था, लेकिन होता क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये लॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर ये एक बार जहां लॉक हो गया ना, वो उसमें चेंज होने की कोशिश करेगा ना इसमें चेंज होने की कोशिश करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में। स्टेबिलिटी की बात अगर करें तो जो एक्सपेक्टेड था और जो मिला उसमें काफी फर्क है। जो मिला वो क्या था, जो मिलता है वो उसमें हमने देखा कि सबसे स्टेबल जो होता है वो गॉश हो जाता है, गॉश सबसे स्टेबल हो जाएगा, गॉश, बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। फिर एंटी स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड हो जाएगा, और लास्टली फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। तो है ना, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो आपने देखा कि यहां पर एक बहुत ही खास बात क्या कि पूरा कन्फॉर्मर्स पढ़ने के बाद हमको यहां पे एक झटका लगता है कि नहीं, गॉश जो है आमतौर पे सीक्वेंस यही रहता है, मैक्सिमम केसेस में सीक्वेंस यही रहेगा, एंटी स्टैगर्ड, गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। लेकिन आपको एक बात नोट करनी होगी, क्या नोटेबल बात है, नोटवर्दी है, क्या नोट, जब भी ऐसा आ जाए क्या कि यहां पर CH2 हो और एक तरफ OH हो और दूसरी तरफ CH2X हो, X पे लोन पेयर हो या लोन इलेक्ट्रॉन हो या पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स का अगर आप, है ना, कन्फॉर्मर ड्रॉ करेंगे तो आप कंफर्म है कि उसमें गॉश फॉर्म सबसे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना, whenever we encounter any compound as shown, then its gauche form, gauche, ठीक है, form will be most stable, will be most stable, ठीक है। इसका गॉश फॉर्म जो है, जो गॉश फॉर्म है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा अगर हो जाए कि ऑक्सीजन, देखिए मैं ये कह सकता था कि जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहां पे, है ना, गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि, है ना, OH या NH2 अगर होगा इस तरफ और इस तरफ लोन पे लोन इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो गॉश फॉर्म होगा। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो इतना समझिए कि इन दोनों कार्बन के बीच में अगर किसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसका गॉश फॉर्म सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। मैं इस बात को भी ऐड करता हूं, whenever we encounter any compound as shown that its gauche form will be more stable due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि कन्फॉर्मर्स हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया, ठीक है। कन्फॉर्मर्स में हम लोगों ने देख लिया कि, है ना, इथेन देखा, प्रोपेन देखा, ब्यूटेन देखा, और, है ना, ऐसे स्पेशल केसेस भी देखे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हमें आगे बढ़ना है और पता लगाना है कि जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं उनके कन्फॉर्मर्स कैसे होते हैं। तो हमारा नया टॉपिक होगा, है ना, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। आइए देखते हैं कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ कन्फॉर्मर्स हम लोगों ने एलिफैटिक कंपाउंड्स का तो देख लिया, ठीक है।
अब देखते हैं कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड से कन्फॉर्मर्स तक पहुंचने के पहले है ना, मैं बताना चाहता हूं क्या कि साइक्लिक कंपाउंड कन्फॉर्मर जाएंगे क्यों, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया था बेयर ने, ठीक है, और थ्योरी का नाम है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो ये थ्योरी ना एंगुलर स्ट्रेन के बारे में बताती है, ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले है ना, शायद पिछले लेक्चर में मैंने है ना बताया था कि है ना एंगुलर स्ट्रेन किसे कहते हैं, शायद इस लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि एंगुलर स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो एंगुलर स्ट्रेन जो है वो ये होता है क्या कि अगर एक कंपाउंड है ए बी बी ऐसे, और ये इसका नेचुरल एंगल है थीटा नेचुरल, अगर आप इसको मरोड़कर अंदर कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको मरोड़ के अंदर कर देते हैं ऐसे, तो ये जितना अंदर जाएगा इसको हम डेल्टा कहते हैं, ये जितना अंदर जाएगा इसको हम डेल्टा कहेंगे, और इस समय जो एंगल होगा उसको हम लोग रियल एंगल कहेंगे, थीटा रियल, ठीक है, थीटा रियल कहा जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, थीटा एन इज ना नेचुरल एंगल क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन से आता है, ठीक है। जैसे कोई sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो उसका नेचुरल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, या sp2 है तो है ना 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल एंगल होता है, ठीक है। और थीटा रियल जो है वो रियल एंगल हो जाएगा, ठीक है, रियल एंगल हो जाएगा। और डेल्टा जो है, डेल्टा को हम लोग स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है, डेल्टा को हम लोग स्ट्रेन कहा जाएगा, ठीक है, तनाव। इस स्ट्रेन को एंगुलर स्ट्रेन कहा जाता है, और जितना ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा उतना वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल माना जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ी भी ज्योमेट्री जानते हैं तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो आप कह सकते हैं थीटा एन इज इक्वल टू थीटा रियल प्लस 2 डेल्टा, थीटा रियल प्लस 2 डेल्टा, यानी 2 डेल्टा इज इक्वल टू थीटा नेचुरल माइनस थीटा रियल, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा नेचुरल माइनस थीटा रियल बाई 2। ये इस तरह से आप बेयर्स थ्योरी के अनुसार एंगुलर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एंगुलर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। अब आइए एक एक एग्जांपल लेते हैं और एंगुलर स्ट्रेन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइक्लोप्रोपेन का एंगुलर स्ट्रेन कैलकुलेट करूंगा। आप देख सकते हैं है ना, थोड़ा बहुत जो आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए ताकि आप इस थ्योरी को समझ सके। अब यहाँ पे ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है ना sp3 है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसका एंगल जो है 60 डिग्री है। अब sp3 हाइब्रिडाइज किसी भी चीज का नेचुरल एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अगर आप मिनट और डिग्री नहीं समझते तो मैं आपको बताऊं, 60 मिनट्स जो है ना वो 1 डिग्री होता है, ठीक है ना, 60 मिनट 1 डिग्री होता है। तो नेचुरल एंगल ये है, और रियलिटी में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ऐसा लग रहा है जैसे 109 डिग्री 28 मिनट को मरोड़ कर ऐसे 60 डिग्री पे आपने रखा हुआ है, तो काफी स्ट्रेन डेवलप कर जाएगा, है ना, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेल्टा आएगा, तनाव आएगा, वो आ जाएगा है ना 49 डिग्री है ना 28 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है, ये 0 मिनट्स है, ठीक है। तो इन दोनों को घटाएंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को घटाने पे आएगा 28 9 49 डिवाइड बाई 2, यानी इसका जो आएगा एंगुलर स्ट्रेन वो निकल के आ जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 नहीं 2 4 जा 8, 1 डिग्री बचा, उसको इधर भेज दीजिए, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट इधर जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, यानी 44 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन में जो एंगुलर डेविएशन है वो 28 डिग्री 44 मिनट्स है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन को देखा जाए, साइक्लोब्यूटेन के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। यहां भी है ना हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं, यहां का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, ठीक है। और अगर यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका नेचुरल एंगल जो है, नेचुरल एंगल वो तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ का रियल एंगल है साइक्लोब्यूटेन का वो देख के लग रहा है 90 डिग्री है, ठीक है। तो डेल्टा अगर आप इसका निकालेंगे तो ये आएगा 28 डिग्री 9
19 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2। आप जानते हैं कि इन दोनों को घटाकर डिवाइड बाई 2 करना होता है, तब आपका एंगुलर डेविएशन निकल के आता है, इन दोनों को घटाने के डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर आप डेल्टा देखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 2 9 जा 18, 1 डिग्री बच गया, 1 डिग्री को उधर देंगे और 88 मिनट्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 9 डिग्री 44 मिनट्स इसका डेविएशन आ जाएगा। तो काफी एंगुलर स्ट्रेन घट गया है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है उससे, ठीक है। अच्छा, साइक्लोपेंटेन की बात करें, साइक्लोपेंटेन जो है ऐसे होते हैं साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन में भी बात वही हो गई, एच एच, आप देख सकते हैं यहां पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। और आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं कि ना साइक्लोपेंटेन का आप निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से भी, 100 एंगल जो है 108 डिग्री होता है, ठीक है। तो नेचुरल एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, रियल एंगल जो हो जाएगा वो 108 डिग्री 0 मिनट्स हो जाएंगे। यानी आप डेल्टा को निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 डिग्री 28 मिनट, 1 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2। अच्छा, आपको पता है 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, तो डिग्री हटा दीजिए और 60 मिनट इधर जोड़ दीजिए, तो 28 डिग्री और 60 डिग्री 88 डिग्री हो जाएगा, 88 मिनट हो जाएगा। 88 मिनट डिवाइड बाई 2 यानी डेल्टा इज इक्वल टू 44 मिनट्स। तो ये लगभग 1 डिग्री का भी डेविएशन नहीं है, है ना, काफी स्टेबल होना चाहिए। ऐसे ही यहां पे अगर आप देखें साइक्लोहेक्सेन का, तो आप पाएंगे साइक्लोहेक्सेन में, है ना, ऐसा लगेगा जैसे उल्टा डेविएशन। अच्छा, डेविएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, डेविएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जो है ना चीजों को सिर्फ अंदर की तरफ ही मरोड़ें, ठीक है। डेविएशन का मतलब तब भी सही है जब आप इसको बाहर ले जाएंगे। अब अगर इसको बाहर ले जाएंगे तो ये डेल्टा इधर आ जाएगा और डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डेल्टा हमेशा मैग्नीट्यूड ले लिया कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया कीजिए, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और डेविएशन नेचुरल एंगल से आप अंदर आते हैं तब भी आपके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा मॉलिक्यूल के, और नेचुरल एंगल से अगर आप बाहर जाते हैं तब भी स्ट्रेन डेवलप होगा मॉलिक्यूल में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों केसेस में स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है। और हमेशा स्ट्रेन निकालते समय जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए यहां देखा जाए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा यहां पे एंगल 120 डिग्री है, आप देख सकते हैं। अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो नेचुरल एंगल तो वही रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन रियल एंगल बढ़ गया, कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। एक काम करता हूं, इनको कैसे घटा सकते हैं आप, 120 डिग्री में से 109 डिग्री आपको घटाना है 28 मिनट। आप एक काम करिए, 1 डिग्री यहां से कम कर दीजिए, तो 119 डिग्री हो जाएगा, और 1 डिग्री के बजाय यहां पे आप लिख दीजिए 60 मिनट। अब आप इनको घटाइए, ठीक है, 60 डिग्री माइनस 28 डिग्री हो जाएगा 32 मिनट, 60 मिनट माइनस 28 मिनट हो जाएगा 32 मिनट, और 119 माइनस 109 हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां पर जो इनका डिफरेंस आएगा इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 10 डिग्री 32 मिनट आएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि डेविएशन मिल जाए। तो डेविएशन यहां पे आ जाएगा 5 डिग्री 16 मिनट्स, ठीक है। तो अगर आप डेल्टा की वैल्यू के आधार पर स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी देखना चाहेंगे डेल्टा के वैल्यू के आधार पर, एंगुलर स्ट्रेन के आधार पर, तो मैं कह सकता हूं साइक्लोपेंटेन सबसे स्टेबल है, क्योंकि इसका एंगुलर डेविएशन सबसे कम है। उसके बाद इसका नंबर आएगा साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, और फिर क्या, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, क्या, साइक्लोपेंटेन should be more stable than cyclohexane, should be more stable than cyclobutane, should be more stable than cyclopropane, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। ये स्टेबिलिटी का एक्सपेक्टेड सीक्वेंस है, एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी है ये, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब स्टेबिलिटी निकाली जाती है एक्सपेरिमेंटली, है ना, तो निकाली जाती है स्टेबिलिटी तो कुछ ऐसा आता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, यानी ऐसा कुछ, ऐसा, ये एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा डेविएट करता है, ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी पाया जाता है, फाउंड, ठीक है, फाउंड। तो क्वेश्चन उठता है कि वाई साइक्लोहेक्सेन इज मोर
स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि क्यों साइक्लोहेक्सेन जो है ना, भले ही डेविएशन कम है इसका, ठीक है, डेविएशन कम है, इसका डेविएशन ज्यादा है, इसका डेविएशन कम है, इसका डेविएशन साइक्लोपेंटेन का सिर्फ 44 डिग्री है, ठीक है, और इसका जो है 5 डिग्री है ना 16 मिनट है, लेकिन स्टेबल ये है, ये ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है, क्यों, वाई, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं बताता हूं क्यों, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होता है ना, ट्विस्टेड होता है, कन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या मैं कहना चाहता हूं समझिए, जो आप फ्लैट समझ रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन एग्जैक्टली फ्लैट है, वो फ्लैट नहीं होता, वो जैसे ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, तो ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर था जिसके हिसाब से आपने सारी गणना की, कैलकुलेशन की, पर ये ऐसा रहता नहीं है, इट एग्जिस्ट इन कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये इसका हो सकता है कि ये वाला स्ट्रेन की वजह से ऊपर उठ जाए, ऐसे ये दोनों कार्बन वहीं रहे, ये दोनों कार्बन यहां आ जाए और फिर ये दोनों कार्बन ऐसे आ जाए। आप देख सकते हैं ऐसे करने से इसका हर एक एंगल टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखिए ये H, आप ध्यान दीजिए 1 2, अगर आप मैं इसको मिटा दूं और इसको मिटा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है, ठीक है। आपको मालूम होगा टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि तीन चीजें ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है, और sp3 हाइब्रिडाइज चीजों को टेट्राहेड्रल होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज चीजों को है ना का जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है। तो ये अब तक ऐसा था तब इसका एंगल 120 था, लेकिन जैसे ही ये कन्फॉर्मर में बदल गया, जैसे ही ये कन्फॉर्मर में बदल गया, जैसे इसने कन्फॉर्मर में चेंज किया अपने आप को, इसका जो एंगल है वो एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट हो गया, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया, और इसीलिए इसका डेल्टा 0 हो गया, ठीक है। अब बोले ठीक है एक हुआ, नहीं सारे लोग हो गए। आप यहां देखिए, यहां उल्टा टेट्राहेड्रल है H। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इन सारे लोगों को मिटा दूं, इससे भी कनेक्शन हटा दूं, तो आप देख सकते हैं उल्टा टेट्राहेड्रल, जैसे ये 3 पैर नीचे 1 H ऊपर है, ऐसे ये 3 पैर ऊपर 1 H नीचे है। आप देख सकते हैं ये भी टेट्राहेड्रल है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल उल्टा है, ठीक है, दिस इज है ना, ऐसा टेट्राहेड्रल है, ठीक है, लेकिन है ये टेट्राहेड्रल ही, ठीक है। अगेन आप इसके एंगल्स की बात करेंगे तो एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, यानी इसका डेल्टा जो है ना 0 होगा, ठीक है। तो एक चीज बहुत ही क्लियर हो गई हम लोगों को कि इसका हर एक एंगल टेट्राहेड्रल, हर एक कार्बन एग्जैक्टली है ना 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसका डेल्टा 0 हो जाता है, और 0 हो जाने की वजह से यहां भी ऐसा ही है H ऊपर, ठीक है, यहां भी ऐसा ही है H ऊपर, दूसरा H यहां पे, ऐसे यहां हो जाएगा H नीचे, दूसरा H यहां पे, ऐसे यहां H ऊपर, दूसरा H यहां पे, ऐसे एक H यहां पे, एक H यहां पे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से है ना ये जो है कन्फॉर्मर जो है उसका डेल्टा 0 होता है, और अगर डेल्टा 0 हो जाए तो क्यों ना वो सबसे स्टेबल माना जाए। यही वजह है कि एक्चुअली है ना एक्सपेक्टेड डेल्टा जो है 5 डिग्री 16 मिनट था, लेकिन रियल जो डेटा है, जो रियल जो डेविएशन है वो इसका 0 डिग्री होता है, इसका 44 डिग्री होता है, ठीक है ना, इसका जो है ना 9 डिग्री 44 मिनट्स होता है, और इसका 28 डिग्री 44 मिनट्स होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, और ये पहले हम लोगों ने ऐसे सोचा था कि ये 9 डिग्री 44 मिनट है, ठीक है, पीछे है ये 28 डिग्री 44 मिनट से सबसे लास्ट हो जाएगा, ये सबसे पहले होगा, लेकिन है ना ये इन्होंने अपनी पोजीशन रिवर्स कर दी, क्योंकि ये थ्योरेटिकली ये एंगल आता है, रियलिटी में 0 है, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सेन के इस कन्फॉर्मर को हम लोग चेयर फॉर्म कहते हैं, दिस कॉल्ड चेयर फॉर्म।
इसी तरह से है ना और भी कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं इसके, है ना, बोट फॉर्म इज कॉल्ड बोट फॉर्म, बोट फॉर्म। वैसे ही और एग्जिस्ट करते हैं ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर, हाफ चेयर, हाफ चेयर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, हम लोग एक चीज यहां पे और कह सकते हैं क्या कि ठीक है ये जो तो एग्जिस्ट करता है इस पे, तो इसका आंसर भी मैं चाहता हूं कि लिख दूं, जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया है ना, इसका चाहता हूं कि आंसर भी मैं दे दूं, मैं लिख दूं ताकि व्यूअर्स को मिल जाए। क्या अगर क्वेश्चन आता है कि वाई साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप नोट्स बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन cyclopentane because cyclohexane exists in several conformers like chair, boat, twist boat, ठीक है, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर in which its bond angle is exactly equal to 109 degree 28 minutes and hence its deviation becomes 0. So it becomes most stable. ठीक है, most stable। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना, जो रियल स्टेबिलिटी है, तो 7 कार्बन की जो साइक्लिक कंपाउंड है वो भी इससे कम स्टेबल होता है। तो मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं यहां पे क्या कि साइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होते हैं वो 6 कार्बन के होते हैं। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं क्या कि इसको भी मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या कि 6 membered cyclic compounds are most stable। ठीक है, सबसे स्टेबल जो है वो 6 मेंबर के रिंग वाले जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो सबसे स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने, है ना, एक चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने हमेशा कहा हम लोग पढ़ रहे थे कि साइक्लिक कंपाउंड्स के कन्फॉर्मर्स की स्टडी करनी है, ये सोचा था, लेकिन हमें वजह नहीं मिल रही थी कि क्यों साइक्लिक कंपाउंड्स जो है कन्फॉर्मर्स शो करेंगे। तो इसलिए मैंने ये बिल्ड किया, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से शुरू किया और दिखाया कि ये जरूरत है, अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं और आप मुड़ सकते हैं तो आप चपटे क्यों रहेंगे। किसी भी चीज को ऐसे फ्लैट रखने के लिए, अब इसी चीज को एकदम फ्लैट रखने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, एनर्जी चाहिए, हर चीज अपने आप को लोअर एनर्जी पे रखना चाहता है। ठीक है, लोअर एनर्जी पे रखनी चाहता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ऐसे ना रह के ऐसे रहेगा। ठीक है, और यही वजह है कि एक चीज प्रूव हो गई कि क्यों कन्फॉर्मर्स साइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जिस्ट करेगा। अगली चीज क्या जानते हैं, आइए देखते हैं कि इन साइक्लिक कंपाउंड्स के कन्फॉर्मर्स की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, स्पेशली उनके कन्फॉर्मर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए देखते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, पहली कि अगर आप साइक्लोप्रोपेन लेते हैं तो इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका बेयर स्ट्रेन थ्योरी से स्ट्रेन निकाला था, और स्ट्रेन लगभग जो है थीटा नेचुरल और रियल के बीच में 49 डिग्री 28 मिनट्स का डिफरेंस था। ठीक है, यानी 24 डिग्री 44 मिनट्स के आसपास का स्ट्रेन था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड होते हैं, इसलिए जैसे ही आप इनको, है ना, ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन इन CCl4, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। जनरली, है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है
वो ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है, और इनमें ब्रोमीन जुड़ जाता है, इनमें ब्रोमीन जुड़ जाता है ऐसे, और ब्रोमीन जुड़ जाएगा और कलरलेस हो जाएंगे ये, ठीक है, कलरलेस हो जाते हैं। और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। तो याद रखिए ब्रोमीन इन CCl से रिएक्ट करें, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होगा, जैसे रिएक्ट करेगा दिस इज ब्राउन, ये ब्राउन है और फिर ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, तो कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का ये टेस्ट है, ठीक है, अनसैचुरेशन का टेस्ट है। अब ध्यान दीजिए कि ये इसमें इतना स्ट्रेन होता है कि इनमें कोई डबल बॉन्ड ना होने के बावजूद ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये कंपाउंड जो है ना ऐसे ब्रोमीन से जुड़ जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी कि साइक्लोप्रोपेन में डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेशन नहीं होता, इसके बावजूद ये अनसैचुरेशन का टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इस बात को नोट कर सकते हैं हम लोग क्या कि साइक्लोप्रोपेन doesn't have unsaturation but gives positive test of unsaturation का ये है ना पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, दूसरी प्रॉपर्टी है साइक्लोब्यूटेन की, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन था ये, ठीक है, ये यहां पे मैंने साइक्लोप्रोपेन की प्रॉपर्टी बताई, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन की प्रॉपर्टी हो गई, साइक्लोब्यूटेन की क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, साइक्लोब्यूटेन की जहां तक बात है, साइक्लोब्यूटेन की जहां तक बात है, साइक्लोब्यूटेन जो है वो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो भी बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं होते, नहीं ऐसे चपटे नहीं होते, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इनका इस प्लेन के अबाउट ये थोड़े से मुड़े होंगे, यानी आप कह सकते हैं ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है। आप कह सकते हैं इस प्लेन के अबाउट ये हल्के से है ना ऐसे मुड़े होते हैं, आप ऐसे ऐसे करके इसको मोड़ दीजिए तो उसको पकड़ रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर दूं तो ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है। ये तो ये है ना पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। साइक्लोपेंटेन की बात की जाए, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन की खास बात क्या है कि साइक्लोपेंटेन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, ये एक तरह का कन्फॉर्मर हो गया इसका, ठीक है। साइक्लोपेंटेन देखा गया है कि वो फ्लिप करता है, ठीक है, एनवेलप की तरफ फ्लिप करता है, तो साइक्लोपेंटेन में अक्सर फ्लिपिंग देखी जाती है, जैसे ये है ना, ठीक है, तो ये फ्लिप करेगा, पहले इसके अबाउट, इस वाले के अबाउट ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फॉर्मर्स ही हो गया एक तरह से, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये इसके अबाउट मुड़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये इसके अबाउट मुड़ सकता है, ठीक है, तो ये ऐसा दिखने लगेगा, फिर ये है ना, फिर ये इसके अबाउट भी मुड़ सकता है, ऐसे इसके अबाउट भी मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये फ्लिपिंग है, ये रियल स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते तो रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर्स हैं, रियल कन्फॉर्मर्स हैं, ठीक है। और फिर ये इसके अबाउट भी मुड़ सकता है, ऐसे इसमें ये फ्लिप करते रहते हैं। तो साइक्लोपेंटेन है ना अंडरगो फ्लिपिंग, ठीक है, दे अंडरगो फ्लिपिंग, इट्स कॉल्ड जेली फ्लिपिंग, ठीक है, जेली फ्लिपिंग कहा जाता है, ठीक है, जेली फ्लिपिंग करते हैं, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन की ये प्रॉपर्टी हो गई। अब बात साइक्लोहेक्सेन की करें, तो साइक्लोहेक्सेन की जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो कई तरह के कन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, कई तरह के कन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है और उनकी आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप साइक्लोहेक्सेन ले लेंगे, चौथी चीज साइक्लोहेक्सेन, फोर्थ साइक्लोहेक्सेन, तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो कई तरह के कन्फॉर्मर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है तो पता चला
ये बोट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ट्विस्ट बोट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी बोट को अगर आप ऐसे घुमा के वापस ऐसे ले आए तो उसको ट्विस्ट बोट कहेंगे। ये ट्विस्ट बोट फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट, ठीक है, और हाफ चेयर में भी एग्जिस्ट करता है। हाफ चेयर का मतलब हो गया कि एक ही जो है ये उठेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह का के चीजों में एग्जिस्ट करता है। अब आमतौर पे देखा गया क्या कि ये इसको कहते हैं चेयर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड चेयर, दिस इज कॉल्ड ट्विस्ट बोट, और इसको कहते हैं बोट फॉर्म, और इसको कहते हैं हाफ चेयर, ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी स्टेबिलिटी का भी यही सीक्वेंस है। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करिए, ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का भी यही सीक्वेंस है। चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल होगा, फिर ट्विस्ट बोट होगा, फिर बोट होगा, फिर हाफ चेयर होगा, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बनता है कि क्यों चेयर बोट से स्टेबल है, क्यों ट्विस्ट बोट बोट से स्टेबल है, क्यों बोट हाफ चेयर से स्टेबल है, इस पे बातचीत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई चेयर इज मोर स्टेबल देन बोट। आइए देखते हैं क्यों बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो व्हाई चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, क्यों ज्यादा स्टेबल है पता लगाते हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ऐसा पता लगाना कि क्यों बोट और चेयर में स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मॉडल लिया हुआ है जो बिल्कुल बोट फॉर्म की तरह है। आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ये दोनों कार्बन हो गए, फिर ये रहा ये वाला कार्बन होगा, पीछे जो दो कार्बन है उनको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि है ना जो ये बोट फॉर्म है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो हाइड्रोजन्स हैं है ना, उनका भी ओरिएंटेशन कैसा है। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ये है, ऐसे ही ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये वाला ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, देख सकते हैं आप ऐसे। और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है H, ठीक है, यहाँ पे भी फिर नीचे H और एक इधर H और एक इधर H और एक नीचे H, ऐसे हो जाए, ठीक है। इस तरह की चीज बन रही है। अब अगर आप इसका कन्फॉर्मर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो कार्बन जो है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जिसको मैं C1 और C2 कह रहा हूं, ये दोनों कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन है और है ना ये वाला कार्बन और ये वाला। मैं कैमरे की तरफ रखूं, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे और अगर आप इसका कन्फॉर्मर बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। आप जैसे ही देखेंगे ये दोनों कार्बन आपको बहुत पास दिखाई पड़ेगा, ये रहा, ये नियरर कार्बन है जिसको मैं C1 और C2 कह रहा हूं, ठीक है, ये C1 और C2 है, ठीक है। आप देख सकते हैं C1 C2 दोनों CH2 से कनेक्टेड है, ऐसे CH2 से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। और यहां पर एक H ऐसे है, अगर इसका कन्फॉर्मर प्रोजेक्शन बना रहा हूं मैं, एक H ऐसे नीचे है, इसे यहां ऐसे हो जाएगा, एक H नीचे हो जाएगा, एक H इधर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पीछे के डिस्टेंट कार्बन है वो ये हो जाएंगे। इन डिस्टेंट कार्बन को मैं C1 डैश और C2 डैश कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये C1 है, ये C2 है, और ये वाला कार्बन जो है वो C1 डैश है, और ये वाला कार्बन जो है वो C2 डैश है, ठीक है, C2 डैश है। अब आप देखिए, ठीक इसके पीछे ये कार्बन है, ये मैंने C2 बना लिया, ठीक इसके पीछे ये कार्बन है, मैंने C2 बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, है ना, तो जैसे ये ऐसे ऊपर गया है, ऐसे ये पीछे वाला CH2 भी ऊपर ही है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, CH2। इस H के ठीक पीछे ये वाला H है, आप देख सकते हैं, इस H के ठीक पीछे H है, तो अगर ये H आपने बनाया है, पीछे वाला H भी ठीक इसके पीछे हो जाएगा। वैसे इस H के, ठीक है, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे ये हाइड्रोजन है, इसके ठीक पीछे है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे यहां लिख सकते हैं,
ऐसे ही यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोट फॉर्म का कन्फॉर्मर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं बोट और चेयर को कंपेयर कर रहा हूं, तो पहले मैंने सबसे पहले बोट फॉर्म का कन्फॉर्मर ड्रॉ कर लिया। अब आइए चेयर फॉर्म का ड्रॉ करते हैं। चेयर फॉर्म के लिए है ना, इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। अब चेयर फॉर्म के लिए मुझे मालूम है कि एक पार्ट अगर ऐसे ऊपर है तो दूसरा पार्ट नीचे होना चाहिए, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरा फॉर्म जोड़ देता हूं, टेट्राहेड्रल है ना, तो ये भी टेट्राहेड्रल है जो मैं जोड़ रहा हूं इसमें, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अब ये जो है वो हमारा चेयर फॉर्म है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरफ का पार्ट ऊपर की तरफ गया है और इस तरफ का पार्ट नीचे की तरफ गया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, आइए देखिए चेयर फॉर्म को देखते हैं। चेयर फॉर्म में भी वैसा ही है। ये देखिए ये CH2 ऊपर है, इसको लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्या ये CH2 ऊपर चला गया, फिर ये दो कार्बन, ये दोनों कार्बन हो गए, फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया और फिर ये दोनों नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो है नीचे की तरफ चले गए, ऐसा हो गया। इसको हम लोग चेयर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चेयर फॉर्म में भी ये H है, ये H है, ऐसा कुछ है, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, ये H नीचे, ये H ऐसे, फिर यहां पे H ऊपर, H यहां, H नीचे, यहां पे H नीचे, H इधर, ऐसे हो जाएगा। फिर बगल में H ऊपर, H ऊपर, H नीचे। ठीक है ना, और H इधर कर सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसे यहां पे भी H नीचे और H ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं इसका कन्फॉर्मर बनाया जा रहा हूं, आप इधर से अगर इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन को मैं C1 C2 कह सकता हूं। C1 के पीछे C1 डैश हो जाएगा और C2 के पीछे C2 डैश हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कन्फॉर्मर बनाता हूं तो इसका कन्फॉर्मर कैसा बन जाएगा, आप देख सकते हैं। कन्फॉर्मर जो है ना कैसे बन जाना चाहिए, अगर आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे। ठीक है, अगर आप इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये C1 और C2 है। ठीक है, इसको मैंने यहां ड्रॉ किया, ये C1 है, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, C1 और C2 हो जाएगा, ये दोनों C1 C2 है। C1 C2 ऊपर की तरफ CH2 से, ये C है और ये दो H CH2 से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मैं CH2 ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, फिर C1 डैश और C2 के पीछे C2 डैश है, यानी मैं C1 के पीछे C1 डैश ड्रॉ कर सकता हूं। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, ये अगर C1 है, ये C2 है, ये CH2 तो हो गया। ठीक है, ये H और ये H में ड्रॉ कर सकता हूं, कैसे, ऐसे H H। ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे ही यहां पे भी हो जाएगा, है ना, H हो जाएगा और H हो जाएगा ये। ठीक है, H हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब ये चीज तो, ठीक है, अब इसके ठीक पीछे और ध्यान दीजिए, ये इधर है और ये वाला इधर है, ये दोनों एक दूसरे को ढक नहीं रहे। अगर आप इन दोनों का प्रोजेक्शन अगर लेंगे, आप इन दोनों का प्रोजेक्शन लेंगे अगर, ठीक है, इन दोनों का प्रोजेक्शन लेंगे तो ये दोनों ऐसे हैं, ऐसे आएंगे। ठीक है, यानी इसीलिए ये ऐसे आया। ठीक है, अच्छा, ये जो आगे वाला अगर ऐसे है तो पीछे वाला है ना ऐसे है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का आप प्रोजेक्शन लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा, यानी जो इसके पीछे वाला कार्बन है उसका हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन ऐसे इसका ये मैं ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पे H पीछे है और H यहां पे कर सकता हूं, और पीछे वाले दोनों कार्बन जो है वो CH2 से जुड़े हुए हैं जो कि नीचे की तरफ गए। देख सकते हैं यहां पे ये दोनों जो है CH2 नीचे की तरफ गया है, ऐसे CH2 नीचे की तरफ गया है, तो इसको जो है ऐसे CH2 नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने बोट का कन्फॉर्मर बनाया यहां पे। ठीक है, और यहां मैंने चेयर का कन्फॉर्मर बनाया। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क ये है, आप अगर बोट का कन्फॉर्मर देखेंगे तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म में। जबकि अगर आप है ना चेयर का देखेंगे तो
तो ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म में है, ठीक है, या स्टैगर्ड फॉर्म में कह सकते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में। तो यहां पर हम लोगों को बड़ा ही इजीली स्टैगर्ड फॉर्म में बड़े इजीली ही रीजन पता लग जाता है कि क्यों कौन सी चीज स्टेबल होगी। अब आपको मालूम है कि जब भी चीजें इक्लिप्स होती हैं उनमें वॉन्डरवॉल स्ट्रेन और टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। इसमें वॉन्डरवॉल स्ट्रेन और टॉरिशनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ठीक है, जबकि मैक्सिमम होगा, जबकि इसमें स्टैगर्ड फॉर्म में टॉरिशनल स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन दोनों है ना अपने मिनिमम पे होंगे, ठीक है, मिनिमम। रीजन है कि मैं समझ गया कि स्टैगर्ड फॉर्म इसमें स्ट्रेन कम होने की वजह से स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, है ना, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म से। और यही वजह है कि बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, चेयर फॉर्म से, ठीक है। एक और वजह है जो है कि क्यों बोट फॉर्म आपस में स्टेबल नहीं होते, इसलिए भी क्योंकि बोट में आप देखिए ये दोनों हाइड्रोजन काफी करीब आ जाते हैं, ये फ्लैग पोल की तरह खड़े हैं, और इस रिपल्शन को है ना लोग फ्लैग पोल रिपल्शन कहते हैं, फ्लैग पोल रिपल्शन कहा जाता है। तो दूसरा रीजन जो है क्यों बोट फॉर्म कम स्टेबल होता है वो ये है कि इनमें फ्लैग पोल रिपल्शन होता है। तो बहुत ही क्लियर हो गया कि क्यों चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं बोट फॉर्म से, इसलिए क्योंकि चेयर फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, सॉरी बोट फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, जबकि चेयर जो है वो स्टैगर्ड होता है, एक रीजन। दूसरा रीजन जो है यह है कि बोट कम स्टेबल हो जाता है क्योंकि बोट में फ्लैगपोल रिपल्शन होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहां अगर ये एक फ्लैगपोल दूसरा यहां पे फ्लैगपोल है, दूरियां बहुत ज्यादा है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि स्टेबिलिटी मैंने प्रूव कर दिया, स्टेबिलिटी वाइज बोट इज लेस स्टेबल देन चेयर, या मैं कह सकता हूं चेयर इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। एक लास्ट चीज अब देखनी है कि अगर कन्फॉर्मर्स का मिक्सचर हो तो उसके डाइपोल मोमेंट को कैसे निकालते हैं। तो आइए मिक्सचर ऑफ कन्फॉर्मर्स का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ कन्फॉर्मर, डाइपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ कन्फॉर्मर्स, ठीक है। कन्फॉर्मर्स के मिक्सचर्स जो हैं उनका डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाए ये भी सीखते हैं। मान लीजिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मैं है ना CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है, मैं है ना C2 और C3 पे के रिस्पेक्ट में इसका कन्फॉर्मर्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जानते हैं कैसे ड्रॉ हो जाएंगे, है ना। CH3 ये मैंने पहले भी बताया है, H है ना, CH3 H, ठीक है। फिर 60 डिग्री घुमा दीजिए, क्या आ जाएगा ये, CH3 H CH3 H, ठीक है। एक आ जाएगा प्लस 60 करने पे, फिर 60 डिग्री आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये, क्या मिल जाएगा, CH3 H, और यहां पे हो जाएगा ये CH3 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3 H। फिर 60 डिग्री आप अगर मूव कर जाते हैं तो ये 60 डिग्री यहां आ जाएगा, एंटी स्टैगर्ड CH3 H CH3 H, ठीक है। ऑफ कोर्स ये है ना फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये गॉश है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है, और ये है ना एंटी स्टैगर्ड है। फिर 60 डिग्री आप जाएंगे तो ऐसे, फिर 60 डिग्री जाएंगे तो ऐसे, फिर 60 डिग्री जाएंगे तो ऐसे। मान लीजिए ये इस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट μ1 है, और इसका μ2 डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट μ3 है, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट μ4 है, ठीक है, μ4 है। और अगर मैं कहूं कि इसका ना मोल फ्रैक्शन x1 है, इसका मोल फ्रैक्शन x2 है, इसका मोल फ्रैक्शन x3 है, और इसका मोल फ्रैक्शन x4 है, तो इस पूरे मिक्सचर का, इस पूरे मिक्सचर का आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा μ1 x1 इंटू x1 प्लस μ2 इंटू x2 प्लस μ3 इंटू x3 प्लस μ4 इंटू x4,
ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा, सिग्मा म्यू आई एक्स आई। ठीक है भाई, आई रन्स फ्रॉम 1 to n, जितने भी तरह के डाइपोल मोमेंट्स हो सकते हैं वो सब जो है ना यहां पर ले लिए जाएं। तो इंडिविजुअली सबका डाइपोल मोमेंट खर्च जोड़ दीजिए और साथ में ध्यान रखिए कि उस डाइपोल मोमेंट का कितना अंश आएगा, जितना आपका मोल फ्रैक्शन है उतना अंश यहां पे जुड़ जाएगा। वैसे इसके डाइपोल मोमेंट का ये अंश जुड़ जाएगा, इसके डाइपोल मोमेंट का ये अंश जाएगा, जुड़ते 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 आप रिजल्टेंट ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तो हो गया कि डाइपोल मोमेंट का अगर कई कई कन्फॉर्मर्स का अगर मिक्सचर मौजूद है तो उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन पहले आ चुका है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं चाहता हूं उसको भी मैं डिस्कस कर दूं यहां पर, है ना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसको इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अपना बुद्धि लगानी पड़ेगी, विवेक लगाना पड़ेगा, क्या कॉमन सेंस। जैसे अब इस तरह की अगर कोई चीज आती है, एंटी स्टैगर्ड है और ये ग्रुप 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 सब एक दूसरे के अगर ऑपोजिट है तो हम कह सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना, जीरो होगा। तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है और एंटी स्टैगर्ड है तो ये चीज कॉमन सेंस है कि उसका डाइपोल मोमेंट आप जीरो ले लेंगे। वो कई बार क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा, इट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड दैट कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, अब आइए उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, है ना, जो कभी रिसेंटली पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन है इन अ मिक्सचर ऑफ गॉश एंड एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ mixture of gauche and anti-staggered gauche and anti-staggered conformers, in a mixture of gauche and anti-staggered conformers, in a mixture of gauche and anti-staggered conformers, the resultant dipole moment is 1.5 dBi. If mole fraction of gauche form is 0.75, find the dipole moment of gauche form. Dipole moment of gauche form क्या होगा? बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है कि सिर्फ दो ही कन्फॉर्मर्स हैं, एक गॉश है और दूसरा क्या है, एंटी स्टैगर्ड है। ठीक है, आपको मालूम कि एंटी स्टैगर्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, म्यू रिजल्टेंट इसका, है ना, जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डेटा लिखूं, है ना, डेटा लिखूं तो मैं कह सकता हूं म्यू ऑफ गॉश, ये मुझे निकालना है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश फॉर्म कितना हो जाएगा, है ना, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ना 0.75 है। ठीक है, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 0.75। अब अगर गॉश का मोल फ्रैक्शन 0.75 है तो एंटी स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एंटी स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, आपको मालूम है दोनों मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 आने चाहिए, तो इसका मोल फ्रैक्शन रहेगा 0.25। ठीक है, ये आ गया। और ना रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपका गॉश एंटी स्टैगर्ड फॉर्म का नहीं दिया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक होते हैं। तो और इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है ना, म्यू रिजल्टेंट है आपका 1.5 dBi। अब मैं क्या कह सकता हूं, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एक्स गॉश into mu gauche plus mole fraction of anti-staggered into mu of anti-staggered। ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1.5 dBi is equals to mole fraction is 0.75 into mu of gauche plus mole fraction of anti-staggered is 0.25 into mole fraction of into dipole moment of anti staggered form is 0। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहां से आप, है ना, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट गॉश फॉर्म का निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉश फॉर्म विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.75। मुझे लगता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 dBi आ जाएगा। ठीक है ना, 2 dBi आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, गॉश फॉर्म इज 2 dBi। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इस लेक्चर में एक छोटी सी बात और रह जाती है, ठीक है, क्या कि कैसे हम
लगाएंगे कि जो है चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में स्टेबिलिटी का कैसे पता लगाएंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो हम बोट और चेयर में कौन स्टेबल होता है तुम पता लगा चुके हैं। अब अलग अलग अगर चेयर फॉर्म है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे जज करेंगे, ये हमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं। तो आइए वो चीज देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या कि हाउ टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस चेयर फॉर्म्स। ठीक है, जैसे है ना हाउ, ये कैसे डिसाइड करते हैं अलग अलग चेयर फॉर्म्स में स्टेबल कौन है। हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस चेयर फॉर्म्स। चेयर फॉर्म्स अलग अलग चेयर फॉर्म्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाए ये देखते हैं। तो चेयर फॉर्म्स की स्टेबिलिटी निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि चेयर होता कैसा है। ठीक है, चेयर फॉर्म ऐसा होता है, अगर आप गौर से देखें ऐसा दिखेगा। यहां पर एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। अगर मैं यहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है ना यहां पे लेके आया हूं इस मॉडल को, आप देखिए मैं एक एक साथ, ये एक्सियल बॉन्ड जो स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड होंगे उनको एक्सियल कहेंगे। एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है, जो ये इक्विटोरियल हो गया। ठीक है, ऐसे यहां देखिए ये नीचे की तरफ जो गया है वो एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा, और जो ऐसे निकला है ना इसको मैं इक्विटोरियल बॉन्ड कहूंगा, इक्विटोरियल बॉन्ड कहूंगा। ठीक इसके बगल में अगर आप देखें, ठीक इसके बगल में ये आपका एक्सियल है, ठीक ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका एक्सियल है, एक्सियल, और ये जो आया है इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है। फिर एक कदम आगे बढ़िए, यहां से यहां आ जाइए, अब ये एक्सियल नीचे की तरफ है। ठीक है, ये एक्सियल जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये इक्विटोरियल जो है वो ऐसे आ जाएगा, यहां पे इक्विटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, और ऐसे फिर यहां आइए, ये एक्सियल है ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस इज एक्सियल, ये एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा, और साथ में ये जो पीछे की तरफ है ये इक्विटोरियल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। और वैसे ही यहां पे इसके बाद जब यहां आएंगे तो फिर एक्सियल हमारा नीचे है और इक्विटोरियल है। ठीक है, तो आप किसी भी चेयर के का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स में बांट सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आपको इनको अलग अलग करके दिखाऊं। ठीक है, तो अगर मैं खाली एक्सियल बॉन्ड्स रखूं, ठीक है, तो हमारा ये चेयर फॉर्म कैसा दिखेगा, और सिर्फ अगर मैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स रखूं तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक्सियल बॉन्ड्स रखता हूं इसमें तो चीजें ऐसी दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक्सियल बॉन्ड रखता हूं तो मैं सारे इक्विटोरियल बॉन्ड हटा रहा हूं। ठीक है, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। अगर आप देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक, अब कैसा दिख रहा है ये, मैं अगर इसको देखूं तो हम देख सकते हैं यहां पे कि अगर आप सिर्फ एक्सियल बॉन्ड्स की बात करें तो ये ऐसा दिख रहा है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, एक्सियल, फिर उसके बाद अगला डाउनवर्ड हो जाएगा, ये एक्सियल, फिर ये अपवर्ड हो जाएगा ऐसे एक्सियल, फिर नीचे एक्सियल, फिर ऐसे एक्सियल, और फिर नीचे एक्सियल। ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक्सियल बॉन्ड्स देखें, और अगर आप इक्विटोरियल बॉन्ड्स की बात करें, खाली इक्विटोरियल बॉन्ड्स की, तो मैं एक काम करता हूं, इसको इक्विटोरियल कर दीजिए। कैसा दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको अब मैं अगर आपको वो दिखा रहा हूं सिर्फ इक्विटोरियल बॉन्ड्स हो तो चीजें कैसे दिखेंगे। ठीक है, एक क्लैरिटी आएगी, एक दिमाग में पिक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये सिर्फ एक्सियल सिर्फ इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये ऐसे ये नीचे। अच्छा, ये भी ऊपर नीचे, अगर प्लेन से देखेंगे, ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के जो ये उस प्लेन से नीचे है, ये इस प्लेन से ऊपर कहा जाएगा, फिर ये प्लेन से नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है, फिर ये प्लेन से कहां है, नीचे है। कल को सिस ट्रांस डिटरमाइन करने में भी इससे हमें काफी मदद मिलेगी। तो अगर मैं सिर्फ एक्सियल बॉन्ड्स तो बना चुका हूं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स अगर मैं बनाता हूं,
ठीक है, अगर मैं खाली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बना रहा हूं यहां पे, तो कैसा दिखेगा आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाया है ना, ये ऐसा दिखेगा, ई, ये ऐसा ई, ये इधर, ये ऐसे, ये नीचे, ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बन गए। अब अगर आप स्टेबिलिटी देखिए, हमारा मेन मकसद है हाउ टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस चेयर फॉर्म्स, अलग अलग चेयर फॉर्म्स की स्टेबिलिटी में कैसे डिसाइड करूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक्सियल बॉन्ड्स जो है वो एक दूसरे के सामने होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां पे खाली अब एक्सियल बॉन्ड्स बना दूं, अगर आप देखें, अच्छा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बहुत दूर होते हैं, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली एक्सियल बॉन्ड्स यहां पे बनाऊं तो आप पाएंगे कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनके ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से रिपल्शन कर सकते हैं, ऐसे। ये इसको 1 कहेंगे तो ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फिर ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। 1 3 5 ट्राई एक्सियल रिपल्शन या 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन कह सकते हैं। ऐसे ही ये ग्रुप, नीचे वाला ग्रुप और ये ग्रुप, ये तीनों ग्रुप भी आपस में है ना रिपल्शन करेंगे, और ये तीनों ग्रुप भी आपस में है ना रिपल्शन करेगा, ठीक है। तो याद रखिए, इनमें ये एक्सियल रिपल्शन होता है, एक्सियल रिपल्शन हो जाएगा 1 3 5। ऐसे यहां इसके बीच में भी ट्राई एक्सियल रिपल्शन होगा, ठीक है, एक्सियल रिपल्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या सीखा कि ये एक्सियल रिपल्शन इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक इधर है तो दूसरा उधर है, ठीक है, उधर है, दूर है, सब एक दूसरे से काफी दूर है, ठीक है। लेकिन इसमें रिपल्शन होगा क्योंकि सब एक दूसरे के सामने, यहां का एक बल्कि ग्रुप, यहां का एक बल्कि ग्रुप, यहां का एक बल्कि ग्रुप, सब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मॉलिक्यूलर स्केल पे ये और पास आ जाएंगे, और ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज सीख लिया कि अगर मुझे स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है अलग अलग चेयर फॉर्म्स में, तो मैं देखूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होंगे, जब भी वो चेयर फॉर्म कम स्टेबल होगा। अब देख सकते हैं यहां पे कि अब जितने ज्यादा ग्रुप हमारे एक्सियल पोजीशन पर होंगे, बल्कि ग्रुप्स, उतना वो चेयर फॉर्म अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अब स्टेबिलिटी अगर अलग अलग चेयर फॉर्म्स की आ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं दैट चेयर इज लेस स्टेबल which has bulky group at axial position, ठीक है। जिनके बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होंगे वो कम स्टेबल होगा, ठीक है, बल्कि ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन। तो मैं अगर आपको कई सारे चेयर फॉर्म्स ले लूं और कहूं कि उसमें मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप है मिथाइल, ये ग्रुप है मिथाइल, ठीक है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। इससे थोड़ा सा स्टेबल होगा वो जिसमें एक मिथाइल ऐसे और एक मिथाइल इक्वेटोरियल पे होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें दोनों मिथाइल जो है ना वो इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां वाला मिथाइल यहां आ जाए, ये वाला मिथाइल ऐसे चला जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे दोनों एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल है, यहां इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, यहां इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम और वो सबसे कम। तो क्या सीखा कि चेयर, ये देखिए एक ही कंपाउंड है, अलग अलग कन्फॉर्मर्स है सेम चेयर फॉर्म के। ये एक्चुअली ऐसा साइक्लोहेक्सेन है, ये ऐसा साइक्लोहेक्सेन है जिसके 1 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये, इसके ही ये सारे कन्फॉर्मर्स हैं, ये सारे लोग कन्फॉर्मर्स हैं ना इसके चेयर फॉर्म के। लेकिन इन कन्फॉर्मर्स में भी आपस में आप स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वो चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें बल्कि ग्रुप ज्यादा से ज्यादा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, या कह सकते हैं वो चेयर फॉर्म कम स्टेबल होगा, है ना, लेस स्टेबल होगा, जहां बल्कि ग्रुप जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सियल पोजीशन पे हो, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई ये भी। तो आज इस लेक्चर में है ना बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब ये कन्फॉर्मर्स तो मेरी समझ से एंड कर जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।